नमस्कार सभी को, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाओ सभी लोग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हैप्पी वैली एकेडमी राइस के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आज के हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की इस क्लास में कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट करके बता दें कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक से। आशुतोष, तनवीर, जसवीर, गौतम, शुभी, विविधा, सूरज, सपना, सिंपल, रॉयल, आकाश, अंकिता, प्रिया, अर्चना, स्नेहा, रितेश, आवाज सुनाई दे रही है सभी को? एक बार कमेंट करके बता दो सभी लोग कि आज के सेशन के लिए रेडी हो। किसी तरह का कोई ऑडियो वीडियो इशू तो नहीं है? चलो भाई, तो आवाज आपको मेरी ठीक से सुनाई दे रही है, सो हम लोग सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। और आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं आप सभी को पता होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हम लोगों ने पिछले सेशन में बात की थी औरंगजेब के बारे में, मुगल बादशाह। तो बाबर से लेकर मुगल वंश की स्थापना से लेकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां होते हुए औरंगजेब तक का काल हम लोग देख चुके हैं कि वो किन परिस्थितियों में शासक बने, बादशाह बने। बादशाह बनने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, उनके जो है काल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और कैसे उन्होंने नीतियां अपनाई, और बाद में कैसे उनकी जगह दूसरा बादशाह गद्दी पर बैठा। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ओवरऑल मुगल प्रशासन के बारे में, है ना, कि ये जो साम्राज्य है बाबर के मुगल वंश की स्थापना के बाद से लगातार ये बढ़ता ही गया। तो इतना बड़ा साम्राज्य जो मुगल वंश का था, इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया, तो इसका संचालन कैसे किया? भाई आज हम देखते हैं कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत में एक संविधान है और उस संविधान के अनुसार इस देश का शासन चलाया जाता है। हर एक सरकार का अंग संविधान के दायरे में रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और हमारे देश में संविधान के अनुसार विभिन्न अधिकारियों, पदाधिकारियों के पदों का सृजन किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद है, विधायिका है, न्यायपालिका है, फिर राज्यों की अपनी विधायिका कार्यपालिका है। तो ये सब हम लोग वर्तमान में देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है गांव से, है ना। गांव का शासन, गांव के ऊपर तहसील का शासन, फिर जिले का, उसके बाद राज्य का, सबके लिए आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि कैसे मुगल साम्राज्य ने अपना शासन चलाया होगा, प्रशासन में कौन कौन लोग होंगे, कैसे इसको बांटा होगा, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। और आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? सबसे पहले सेशन को लाइक कर दो जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं। जो बच्चे मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले सेशन को लाइक कर दो भाई, है ना। जिन्होंने नहीं किया है मैं उन्हें फिर से याद दिला दूं, सेशन को लाइक कर दो। और जो बच्चे अभी नहीं देख पा रहे हैं, बाद में देखोगे, रिकॉर्डेड देखोगे, कभी भी देखोगे, तो आप लोग भी सेशन को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। ये वो काम है जो हमें क्लास में आते ही सबसे पहले कर देना चाहिए, ताकि हमारे जो टीचर हैं, हमें जो इतनी मेहनत से सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको थोड़ा सा ऑफ जो है हौसला अफजाई हो, उनका मोटिवेशन बना रहे। तो लाइक करिए, इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। और हैप्पी वैली एकेडमी राइस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि इस चैनल पर अभी तो आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हम लेकर आ रहे हैं। बस यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स हो जाए, उसके बाद आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज इस चैनल पर आने वाला है। बहुत सारे बच्चे लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर यूपीपीसीएस की क्लासेस शुरू करवा दीजिए, बीपीएससी की क्लासेस शुरू करवा दीजिए, एमपीपीसीएस, राजस्थान पीसीएस। तो आने वाले समय में इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो बच्चे हैप्पी वैली एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यो 2025, 2026 या 2027 की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी लोग हैप्पी वैली एकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस समय आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो जल्दी से हैप्पी वैली एकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो,
50% का डिस्काउंट है शुरुआती 500 बच्चों के लिए। 1 साल 2 साल या 3 साल का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले, जीएस का लीजिए, ऑप्शनल का लीजिए, या फिर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें जीएस प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। इस समय 3 ऑप्शनल आपको हम लोग ऑफर कर रहे हैं। आप में से जिसका हिस्ट्री है, जियोग्राफी ऑप्शनल है या सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, वे हैप्पी वैली एकेडमी के ऑप्शनल वाला प्लान भी चूज कर सकते हैं। सभी में अभी आधा जो है डिस्काउंट है, 50% का डिस्काउंट है। आप कोई भी जो है प्लान लीजिए, कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए तो आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ईएमआई का ऑप्शन भी है। ईएमआई का ऑप्शन मतलब आप ये पैसा किश्तों में भी दे सकते हैं। अगर आप एक साथ नहीं दे पा रहे हैं तो किश्तों में ये अमाउंट वैसे बहुत कम है, पर इसमें भी हम आपको ईएमआई का ऑप्शन दे रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन जो है वहां से आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। आपको वहां डेली क्विजेस मिलेंगे। अगर आप पुराने पेपर्स ढूंढ रहे हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के, तो आइए हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन पर। एनसीईआरटीज चाहिए, फ्री नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएगा। पेड बैच चाहिए, सब कुछ आपको हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन पर मिल रहा है। तो कहां मिलेगी ये एप्लीकेशन? आपको मिलेगी गूगल प्ले स्टोर, है ना, वहां डाउनलोड करिए। चलिए, तो मुगल प्रशासन के बारे में हम बात कर रहे हैं। मुगल कालीन परिदृश्य कैसा था, इतने बड़े साम्राज्य को इन्होंने आखिर कैसे चलाया? तो हमें तो सिर्फ एक बात पता होती है और वो है बादशाह। अलग अलग काल में अलग अलग व्यक्ति इस नाम से जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है इस पद पर। कभी बादशाह तो कभी सुल्तान, कभी राजा, कभी सम्राट, सुना होगा आपने। तो मुगल काल में भी आपको पता है कि राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब वंशानुगत शासन, और सबसे बड़ा व्यक्ति जो था शासन का वो था बादशाह, है ना। आपको पता है सल्तनत काल में जो शासक आए उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, वो सुल्तान कहे जाते थे। मुगल काल जब शुरू हुआ, बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली, तो बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। आने वाले सारे मुगल सम्राटों को, राजाओं को हम बादशाह ही कहते, मुगल बादशाह। तो सबसे बड़ा पद, शक्तिशाली पद बादशाह का होता था, है ना। पूरे राज्य का प्रमुख, वही जिनके बारे में आप सुनते आए हो, बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, अकबर हो, ये सब कौन है? ये बादशाह है। तो शासन का अधिपति बादशाह कहलाता था और बादशाह के पास बहुत शक्ति होती थी। भाई ये कोई लोकतंत्र नहीं था। सबसे पहले तो ये समझो कि ये राजतंत्र है। यहाँ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब राजा है, सब बादशाह है। कहते ना मेरा वचन ही है शासन। तो मेरा वचन ही है शासन वाली बात कि बादशाह जो बोल दे वो कानून, बादशाह जिसे मान ले वो कानून, और बादशाह जो दे दे आपको न्याय वो न्याय। तो इस तरीके से बादशाह ही प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायदाता और इस्लाम का संरक्षक भी होता था। क्योंकि एक बात हमको पता है कि मुगल वंश जो है ये कोई पंथ निरपेक्ष सेक्युलर जो है राज्य नहीं था, ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस्लाम का संरक्षक भी बादशाह को माना गया, जो कि जिससे उम्मीद की जाती थी कि वो इस्लामिक कानूनों के तहत, शरिया आदि के तहत जो है शासन चलाए, है ना। ये तो बहुत छोटी सी बात है जो आप में से सारे बच्चों को पता होगी, बहुत बड़ी बात नहीं है कि बादशाह प्रमुख आदमी था। आगे की बात करें तो मुगल साम्राज्य की विशालता बहुत ज्यादा थी, इसीलिए प्रशासनिक संचालन के लिए कई सारे अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे राज्य को कैसे बांटा। अब देखो, यहां सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्तमान से तुलना करेंगे तो समझ जाओगे। ये है हमारा वर्तमान और ये है मुगल साम्राज्य। प्रशासनिक सुविधा के लिए अगर आप देखोगे तो वर्तमान में ये हमारा देश पूरा एक है, राष्ट्र जिसको हम भारत कहते हैं, इसको हमने बांटा है कुछ राज्यों में। वर्तमान में आप देखोगे कि इस समय 28 राज्य में, जिन्हें हम लोग स्टेट्स भी बोलते हैं, हमने इस देश को प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा है। भले 28 राज्य में बटाए, पर देश तो पूरा के पूरा एक ही है ना, तो वैसे ही राज्य हो गए। मुगल काल में भी ऐसा ही था, पूरा के पूरा जो साम्राज्य था मुगल बादशाह का, उसको बांटा गया था कुछ प्रांत में, और उस समय प्रांत को सूबा कहते थे। भाई सूबा मतलब वही स्टेट। तो वर्तमान में जैसे 28 राज्य है ना,
ऐसे ही मुगल काल में कुछ सूबे हुआ करते थे। सूबा इज इक्वल्स टू प्रांत, स्टेट, राज्य। मौर्य काल में चले जाओगे तो इसी को क्या कहते थे? चक्र। देखो आप मौर्य काल में अगर आपने पढ़ा हो तो मौर्य काल में क्या बोलते थे? मौर्य काल में चक्र शब्द चलता। अलग अलग काल में अलग अलग समय में अलग अलग शब्द चलते हैं, लेकिन मतलब इनका वही होता है। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़े। अब देखो 28 राज्य हैं, तो राज्यों को किसमें बांटा है हमने जिलों में बांटा है। राज्य किसमें बांटा है? जिला, जिसको डिस्ट्रिक्ट कहते हो आप लोग। ठीक है, हर एक राज्य में आपको कुछ जिले मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट। वैसे ही मुगल काल में सूबा के नीचे क्या होता था जानते हैं? क्या हो गया? आवाज आ रही है ठीक से? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक से? एक मिनट में चेक कर लेता हूं। ठीक है, आवाज तो यहां से कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया, जैसे देश को हमने राज्य में बांटा, राज्य को जिले में बांटा, वैसे साम्राज्य को सूबे में, और सूबे के नीचे जो जिला होता था ना उसको बोलते थे सरकार। सरकार मतलब मुगल काल का जिला, बस नाम अलग है, चीज वही है। जिसको आप जिला बोलते हो, डिस्ट्रिक्ट बोलते हो, मुगल काल में उसको क्या बोल दिया? उसको सरकार कहा गया। फिर जिले को हम बांटते हैं तहसील में, है ना। ब्लॉक खंड अलग अलग, आपको पता है, तहसील होते हैं, विकास खंड होते हैं। वैसे ही सरकार को बांटा जाता था परगने में। परगना मतलब तहसील, और तहसील के बाद आपको मिलेंगे गांव। वैसे ही परगना के नीचे हुआ करते थे गांव। आप समझ गए? ऐसे चलता था पूरा के पूरा मुगल साम्राज्य। सबसे ऊपर राज्य, राज्य के नीचे सूबा, सूबा मतलब स्टेट, सूबे का प्रमुख सूबेदार। जैसे राज्य का होता है ना गवर्नर, राज्यपाल, वैसे सूबे का सूबेदार हुआ करता था। सरकार उसके नीचे मिलेगा, और उसके नीचे मिलेगा आपको परगना, और परगना के नीचे गांव। ठीक, चलो, तो ये तो हमने देखा मुगल कालीन प्रशासन को कैसे वर्तमान से कनेक्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब कई सारे इन्होंने पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी अपने साम्राज्य को चलाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ होता है कि नहीं होते हैं, सरकार के अलग अलग जो है पदाधिकारी होते हैं, अलग अलग पदों पर बैठे हुए। तो वैसे ही मुगल काल के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के नाम बता देता हूं और उनका काम बता देता हूं जो पूछा जाता है। वकील ए मुतलक, एक बहुत बड़ा पद जो आपको मुगल काल में मिलेगा, वकील ए मुतलक, जिसको वकील भी बोलते हैं। अब ये कोई लॉयर नहीं है जो आजकल हमारे यहाँ पर वकील आपको मिलता है ना, वकील या लॉयर, ये कोई एडवोकेट लॉयर नहीं है। यहाँ वकील मतलब अलग है। मुगल प्रशासन में सम्राट के बाद शासन के कामों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील ए मुतलक ही था। मतलब राजा के बाद, बादशाह के बाद नंबर 2 की पोजीशन, कुर्सी पर जो व्यक्ति आपको मिलेगा उसका नाम है वकील ए मुतलक, या वकील भी जिसको बोल सकते हैं। शासन के सभी कार्यों को संचालित करने का जिम्मा इसी के पास था। ठीक है, यहां तक कि केंद्रीय प्रशासन के समस्त विभागों में जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति, ठीक है, उनको पद से हटाने का काम सब यही करता था। अब राजा जो है या बादशाह जो है वो कोई मंत्री परिषद की सहायता से ही तो काम चलाएगा, शासन करेगा। तो उस मंत्री परिषद जो है या जो भी काउंसिल है उसमें मंत्रियों की, मिनिस्टर्स की नियुक्ति करने का काम, उनको पद से हटाने का काम, उनके सुपरविजन का काम, निरीक्षण का काम, सारा काम करता था वकील ए मुतलक। ये पद बहुत शक्तिशाली था। आने वाले समय में धीरे धीरे ये पद जो है खत्म हो गया, कमजोर हो गया। सम्राट अकबर ने
बादशाह अकबर ने बैरम खां के बाद इस महत्व को कम करने की सोच ली। क्यों? क्योंकि बैरम खां, आपको पता है अकबर में, जब मैंने आपको अकबर पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि हुमायूं का मित्र था बैरम खां, और हुमायूं के मरने के बाद चूंकि अकबर मात्र 13 साल का था तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। बैरम खां के संरक्षण में ही अकबर ने 1656 से लेके तो 1660 तक का जो काल है वो बैरम खां के नेतृत्व में ही निकाला। तब वो छोटा था और बैरम खां जो है उसी के नेतृत्व में 1556 से 1560 का, तो ये जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, वो भी अकबर ने बैरम खां के नेतृत्व में ही जीता था, है ना। वो सुखान बाबा के नाम से पुकारता था। बाद में बैरम खां को अकबर ने हटा दिया, उसको हज यात्रा पे भेज दिया जहां उसकी हत्या कर दी गई। ये मैंने आपको बड़ा बताया है ना। तो 1556 से 60 का जो काल है उस समय बैरम खां बड़ा शक्तिशाली था और इसने सब कुछ जो है संभाला था। फिर इस पद को अकबर ने कम कर दिया, इसके महत्व को। उसने अपने शासन के 8वें वर्ष में एक नया पद बनाया। इस पद का नाम था दीवान ए वजारत ए कुल। साधारण भाषा में इसको दीवान कहा जाता था, दीवान। तो पहले जो काम वकील करता था या वकील मुतलक करता था, उसकी जगह उस पद को जो है कम करके उसका महत्व एक नया पद बनाया और उस पद का नाम था दीवाने वजारत ए कुल, जिसका मुख्य काम था राजस्व और वित्तीय मामलों का प्रबंध देखना। जैसे टोडरमल का नाम सुना होगा आपने, टोडरमल दीवान के पद पर थे, है ना। अब वकील की जो पद की महत्ता थी वो क्या हो गई, वो कम हो गई। उसके बाद दीवान, जिसको वजीर भी कहा जाता था, इसी को वजीर भी बोलते थे। जैसे हम बोलते हैं ना बादशाह का एक वजीर होता है, वजीर या दीवान, दोनों यही आपको बता दूं इसी पद से जुड़े हैं। तो जब वकील के पद का महत्व कम हो गया तो वकील के बाद में कौन आया, दीवान का पद महत्वपूर्ण हो गया। दीवान, जिसे वजीर भी कहा जाता था, बादशाह के बाद दूसरे नंबर की पोजीशन पे ये आ गया। यहां तक समझ में आया? पहले कौन था, बादशाह, बादशाह के बाद वकील, अब बादशाह का हो गया वजीर, दीवान, जिसका पूरा नाम है दीवाने वजारत ए कुल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पद था ये दीवान ही था जो शाही खजाने का प्रबंध करता था, ये नियंत्रण करता था राजस्व और वित्तीय विभाग का। जैसे भारत में होता है ना वित्त मंत्री, एक प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वित्त मंत्री, तो वैसे ही ये राजस्व और वित्त विभाग का प्रमुख हुआ करता था, शाही खजाने का पूरा प्रबंध और हिसाब की जांच करता था। इसी के नियंत्रण में करों की वसूली और उनकी रकम डिसाइड होती थी कि कितना कर जो है वसूलना है, कितना राजस्व जनता से लेना है और कितना जो है वसूलना है और कैसे वसूल करना है, कलेक्शन कैसे करना है, वो सब भी यही तय करता था। ठीक है, अकबर के समय में उसका वित्त विभाग मुजफ्फर खां, राजा टोडरमल, शाह मंसूर के अधीन रहा। मतलब एक से बढ़कर एक लोग इस पद पर आपको दिखाई देते, जिसमें टोडरमल का नाम तो आपने सुना ही होगा। टोडरमल इसी पद पर था और इस पद पर रहते हुए उसने दहसाला प्रणाली जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें पिछले 10 सालों का एवरेज निकाला जाता है भू राजस्व के लिए, वो लागू की थी। ठीक है, औरंगजेब के समय में असद खां जो है इस पद पर रहा। 31 सालों तक इस पद पर एक आदमी आपको मिलेगा औरंगजेब के काल में, असद खां नाम का। वो 31 साल तक औरंगजेब का क्या रहा, वकील जो है, दीवान रहा, वजीर रहा। ठीक, तो ये पद दीवान हो गया, वकील था, फिर दीवान। उसके बाद अगला पद है मीर बख्शी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब मुगल काल पढ़े और मीर बख्शी के बारे में ना पढ़े। मीर बख्शी जो है वो अगला पद है मुगल काल का, जिस पर जाने के लिए, जिस पद पर नियुक्त होने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगा दिया करते थे और इस पद पर जाने के लिए बहुत षड्यंत्र भी हुआ करते थे। जैसे आपने सुना होगा 2 भाई आए थे आगे का, उत्तरकालीन मुगल बादशाह जब आए, सैयद बंधु के नाम से सुना होगा आपने, सैयद बंधु। इसमें 2 भाई थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। इन्हें किंग मेकर के नाम से भी जानते, राजा बनाने वाले, जिन्होंने आने वाले समय में एक के बाद एक 4 लोगों को अपनी पसंद से मुगल बादशाह बनाया। सुना है अपने नाम?
कि नहीं सुना है? सैयद बंधु का नाम सुना है? अब्दुल्ला और हुसैन का नाम सुना है? तो ये जो सैयद बंधु है ना, इसमें से एक दीवान बना था और एक मीर बख्शी बना था। इन्होंने इतनी पकड़ मजबूत कर ली थी मुगल साम्राज्य के ऊपर कि इन्होंने एक के बाद एक 4 मुगल बादशाह जो है वो बनाए थे। रफीउद्दरजात, रफीउद्दौला, फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बोलते हो आप लोग। ठीक है। नवीन सर, मैंने आपको कल भी बताया था, पहले भी बताया था, नवीन सर और मेरी आपकी एक क्लास होगी, आपकी सेशन जो होगा प्री के बाद, जब परसों 16 जून को यूपीएससी 2024 का प्री होगा, तो अगले दिन 17 जून को दिन में मैं और नवीन सर आपको पेपर का एक्सप्लेनेशन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ठीक है। पेपर के आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर्स, क्वेश्चन का लेवल, उनका एक्सप्लेनेशन, सब कुछ आपको मिलेगा सोमवार को, जब मैं और नवीन सर आपको पूरा के पूरा पेपर यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है। चलो, तो ये जो मैंने आपको बताया पद, मीर बख्शी का पद ध्यान रखना। पर ये क्या करता था? ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मतलब सेना से जुड़े हुए सारे फैसले, सारे निर्णय जो है कौन लेता था? मीर बख्शी लेता था, है ना। इसके पास दीवाने आरिज के सारे अधिकार हुआ करते थे। जो दीवाने आरिज आपने पढ़ा होगा, दीवाने अर्ज भी बोलते हैं सल्तनत काल में। मुगलों की मनसबदारी प्रथा के कारण मीर बख्शी का पद और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि मनसबदारों से जुड़े हुए सारे अधिकार भी इसके पास थे। ठीक है। मनसबदारों के मामले में मुगल सेना में मनसबदारों की नियुक्ति, उनके सैनिकों की नियुक्ति, वेतन, कितना वेतन उनको मिलेगा, प्रशिक्षण, अनुशासन की जिम्मेदारी, घोड़ों को दागने और मनसबदारों के नियंत्रण में रहने वाले सैनिकों की संख्या, उनका निरीक्षण, सारे काम करता था ये एक आदमी, मीर बख्शी। सोचिए कितना शक्तिशाली पद था। मुगल काल में हमने मनसबदारी सिस्टम पर बात की है ना। मनसबदारी व्यवस्था जो रीढ़ हुआ करती थी मुगल साम्राज्य की, अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, और उसमें कुछ लोग होते थे जिनके पास में मनसब हुआ करता था। और मनसब का मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब होता है पद या रैंक किसी। ठीक है। जो व्यक्ति किसी पद पर या एक रैंक पर होता है ना, तो वैसे ही वहां अलग अलग लोग जो है अलग अलग मनसब पर होते थे। तो उन मनसबदारों की नियुक्ति करने का, उनके सैनिकों को निर्धारित करना, उनका वेतन, प्रशिक्षण, सब कुछ करने का काम जो है ये आदमी करता था, मीर बख्शी। तो आप सोच सकते हो कि कितना जो है ये एक बड़ा पद था। अब ये जो मैंने आपको बताया मीर बख्शी, ये तो पूरे साम्राज्य के लिए था, केंद्रीय प्रशासन। ऐसे ही सूबे जो होते थे मुगल काल में, जो प्रांत होते थे, जिनको मैंने आपको बताया सूबा, सूबा में ऐसा ही व्यक्ति हुआ करता था जिसको बख्शी कहते थे। बख्शी और मीर बख्शी में बहुत अंतर नहीं है। अंतर मतलब ऐसे है कि बख्शी राज्य लेवल पे, स्टेट लेवल पर है, प्रांत के लेवल पर है, सूबे के लेवल पर है, और मीर बख्शी पूरे साम्राज्य के लिए एक है। ये वैसा ही है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होता है ना, और पूरे देश का एक राष्ट्रपति होता है। तो मीर बख्शी इन सब का बॉस हुआ करता था। मीर बख्शी को संदेश के माध्यम से ये सभी बख्शी प्रांतों की स्थिति को, मतलब उसको रिपोर्ट करते थे। मैं एकदम साधारण भाषा में कहूं तो जितने भी बख्शी हैं ये मीर बख्शी को रिपोर्ट किया करते थे। ठीक है। मीर बख्शी का पद अकबर के शासन काल से शुरू हुआ था और आगे जाके बहुत शक्तिशाली बन गया। तो अभी हमने 2 पद देखे। कौन कौन से? एक्चुअली 3 पद देखे। समझ में आ रहा है? जो सबसे ज्यादा टेढ़ी खीर है ना, जो परेशान करती है बच्चों को, वो प्रशासन ही है। ये पढ़ना और ये याद करना बड़ी बात नहीं है कि कौन कब से कब तक बादशाह बना, कब मृत्यु हो गई, कब जन्म हुआ, कितने भाई थे, किन किन से लड़ के राजा बना, गद्दी हासिल की, वो बहुत बड़ी बात नहीं। उसमें समझना कुछ नहीं है, वो रटने जैसा मामला है। समझने वाला मामला यहाँ पर है। मैंने अभी तक आपको कितने पद बताए? 3। पहला पद वकील, वकील मुतलक के नाम से जाना जाता था। और ये जो वकील मुतलक है, इसको आगे जाके अकबर ने बहुत खत्म कर दिया, कम कर दिया। दूसरे नंबर का पद मैंने बताया दीवान, एक प्रकार का वित्त मंत्री, सारा राजस्व नियंत्रण उसके हाथ में है।
ठीक है, वही तय करता है कितना राजस्व वसूला जाएगा, कैसे वसूला जाएगा, सारा उसके हाथ में, खजाना वगैरह उसका प्रबंध भी उसके हाथ में। और तीसरा जो पद मैंने आपको बताया वो बताया मीर बख्शी का, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, सारे मामलात उसके हाथ में है। ठीक, अगला पद जो है वो है काजी उल कुजात। अच्छा, अगर आपको जानना हो मीर बख्शी कौन है, तो मीर बख्शी जैसे भारत में रक्षा मंत्री होते हैं कि नहीं होते, इस तरीके का पद। अब काजी उल कुजात प्रधान न्यायाधीश, वैसे सबसे बड़ा न्यायाधीश तो राजा होता है, बादशाह होता है, पर बादशाह के नीचे प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम जो जज, जिसको बोल सकते चीफ जस्टिस, राजा के नीचे, तो काजी उल कुजात ये हुआ करता था, फौजदारी मुकदमे का फैसला करता था इस्लामी कानूनों के अनुसार, और ये सबसे बड़ा जो है न्यायाधीश था। प्रधान काजी, प्रधान काजी प्रांत, जिला और नगर के काजियों की नियुक्ति करता था। अब ये इतना पावरफुल था कि इसके नीचे के सारे काजियों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति यही करता था, प्रांत लेवल पर, जिला लेवल पर, ठीक है, इसी के हाथ में था, इन्हीं यही नियुक्ति करता था। अब इसकी सहायता करते थे मुफ्ती। अब आप सोचो, अकेला तो नहीं कर सकता ना, सुप्रीम कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस है तो अन्य न्यायाधीश भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 और जजेस की सीट्स हैं। तो अब वैसे ही काजी जो है, प्रधान काजी, उसकी सहायता, ठीक है, के लिए वो बहुत सारे अन्य काजियों को नियुक्त करता था। सहायक मुफ्ती हुआ करते थे। मुफ्ती अरबी न्याय शास्त्र के विद्वान थे जो मुकदमों में शरीयत कानूनों के हिसाब से जो है काम करते थे, काजी से मशविरा करते थे, सलाह लेते थे, ठीक है, और फिर निर्णय लेते थे। इस तरीके से ये पूरा के पूरा न्याय वाला मामला हो गया। अगला पद है मुहतसीब। ये भी मैंने आपको बताया था, मुहतसीब का क्या काम था धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। शरीयत कानून के अनुसार प्रजा के कार्यों का निरीक्षण और नैतिक नियमों की देखभाल करता था मुहतसीब। अभी एग्जाम में आपसे पूछ ले, मान लीजिए परसों ही पेपर है और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से जो है मुगल काल में मुहतसिब के पद के कर्तव्य क्या है, क्या करता था देखता था, चेक करता था कि प्रजा शरीयत के कानूनों के अनुसार जो है चल रही है कि नहीं, इनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब है ना, ऐसा है कि जो हम लोग चाहते हैं वो चीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उस सब के लिए निरीक्षण, ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा है जिसकी अनुमति इस्लाम नहीं दे रहा है, गैर इस्लामिक काम तो नहीं हो रहा है ठीक है, और ये सारी चीजें करता था। औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य इसी व्यक्ति को दिया गया है। मैंने पढ़ाया भी था आपको औरंगजेब के समय। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था और वो चाहता था कि पूरा के पूरा शासन इस्लाम के अनुसार चले, है ना, एक प्रकार से वो इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता था सब जगह, और उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई इस्लाम को ना माने। तो इसीलिए उसने मुहतसिब के द्वारा कई सारे हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, है ना, मैंने आपको बताया भी था पिछली बार, और कई सारे हिंदुओं को मौत के घाट भी उतारा गया, अन्य धर्मों के लोगों को भी, कि उन्होंने इस्लाम को नहीं अपनाया। इसमें एक सिखों के 9वें गुरु भी हैं, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर को भी इसीलिए मार दिया गया था क्योंकि वो इस्लाम को नहीं मान रहे थे। तो ये मुहतसिब का पद हो गया। अगला पद है सद्र उस सद्र, मतलब प्रधान सद्र। ये जो है ना, जैसे पुराने काल में आपने देखा होगा, मौर्य काल और अलग अलग, वहां एक पुरोहित का पद पड़ा होगा, जैसे राज पुरोहित भी बोलते हैं, राज पुरोहित बोल सकते हो या पुरोहित भी बोल सकते हो। शिवाजी के अष्टदिग्गज में भी आपको ये पद मिलेगा। ये पद धर्म से जुड़ा हुआ था, ये भी धार्मिक मामले, मतलब धार्मिक मामले, दान, संपत्ति, दायित्व, ये सब कुछ का मेन बॉस जो हुआ करता था वो सद्र उस सद्र हुआ करता था। एक प्रकार से धार्मिक मामलों में ये प्रधान हुआ करता था। सम्राट और शाही परिवार के सदस्य धर्मात्मा, विद्वान, उलेमा और साधु संतों की सहायता के लिए धन और जागीर दिया करते थे। तो वो इसी के इस माध्यम से कि भाई कितना पैसा दान करना है, किस तरीके से किसको देना है, क्या उसका उपयोग, सब काम कौन देखता था, सद्र उस सद्र। ठीक है, अगला मीर ए समा। जैसे मीर बख्शी है ना, वैसे ही एक पद आपको और मिलेगा मुगल काल में और ये पद है मीर ए समा। मीर ए समा जो हुआ करता था, दरअसल उसका काम क्या था, जितना भी शाही महल है, हरम है, जहां पर बादशाहों की पत्नियां, बेगम वगैरह रहा करती थी, रसोई है, कारखाने हैं, इनका प्रबंधक, ठीक है, कि खाने में क्या बनना है, कौन कौन लोग बावर्ची के तौर पर काम करेंगे,
ठीक है। इसके अलावा जो भी डेली की भी तो यूज की चीजें घर में चाहिए होती है ना। अब बेगम है तो बेगम को तैयार होने के लिए तो लिपस्टिक पाउडर भी चाहिए। तो मेकअप का सामान कौन करेगा? राजा तो करेगा नहीं, बादशाह कि भाई मेकअप का सामान। आजकल तो अपनी पत्नियों के लिए काम पति कर दिया करते हैं, पर पहले के जमाने में बादशाह तो ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए मीर ए समा जो था उसका मेन काम था केयर टेकर टाइप का, है ना, कि घर से जुड़े हुए लोगों से जितनी भी उनसे जुड़ी हुई जरूरतें हैं उनकी सबकी व्यवस्था करता था मीर ए समा। गर्मी लग रही है तो हवा की व्यवस्था करो, पानी चाहिए तो पानी की व्यवस्था करवाओ, ठीक है। बहुत सर्दी है, जाड़ा पड़ रहा है, अलाव जलवाओ महल के अंदर। तो उन सारी चीजों का मैनेजमेंट, ठीक है, कौन करता था? मीर ए समा, ठीक है। जैसे कोई दावत है, शाही दावत, तो शाही दावत के दौरान क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो सारी चीजें यही देखता था। मीर ए समा के अधीन दीवान ए बयूतात, मुशरिफ, दरोगा, तहसीलदार, ऐसे लोग भी काम किया करते थे। और भी कुछ पद हैं जिनके बारे में बता दूं। मुगल काल में मैंने अभी तक आपको बताए, उनके अलावा कौन कौन से हमने देखे? हमने वकील देखा, हमने दीवान देखा, हमने मीर बख्शी देखा, प्रधान काजी हमने देखा, ठीक है। हमने सद्र उस सद्र देखा, मीर समा देखा, ये सारे के सारे मुहतसिब देखा। इनके बाद कुछ और भी पद हैं जिनके बारे में आपको बता दूं मुगल काल में, जैसे महालेखाकार मुस्तौफी हुआ करता था, जिसको अकाउंटेंट जनरल, अकाउंटेंट जनरल, तो ये कौन है? मुस्तौफी के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में भी महालेखाकार होता है ना। नाजिर बयूतात, शाही कारखाने के लिए वित्तीय आय व्यय का पुनर्निरीक्षक। मीर ए आतिश, तोप खाने का निरीक्षक। मुगल सेना में तोप खाने का भी अपना एक महत्व है। आपको पता है कि तोप खाने के दम पे इन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते। तो तोप खाने का पूरा निरीक्षण करने का काम, इंस्पेक्शन, यहाँ का इंस्पेक्टर कौन होता था? मीर ए आतिश के नाम से जाना जाता है। आज भी हम बोलते हैं ना आतिशबाजी, जब पटाखे फोड़े जाते हैं, ठीक है, फायर क्रैकर्स, तो हम लोग ना आतिशबाजी बोलते हैं। तो मीर ए आतिश, अब तोप चलती है तो वो भी तो एक प्रकार का पटाखा ही है, बड़ा बम फूटने जैसा, है ना। दरोगा ए डाक, इससे आपको नाम से समझ में आ जाएगा कौन था? डाक निरीक्षक था, है ना, एक प्रकार से प्रधान डाकिया बोल सकते हो आप इसको। मीर ए बर, वन अधीक्षक। मीर ए तोजक, उत्सव आदि का प्रबंधक। तो ये हो गया हमारा पूरा के पूरा मुगल काल के प्रमुख पद। उम्मीद करता हूं कि मुगल काल के प्रमुख पद आपको समझ में आ गए होंगे। अब चाहे एग्जाम में मीर ए समा पूछे, है ना, मीर बख्शी पूछे, दीवान पूछे, मुहतसिब पूछे, आप बता सकते हैं। मीर ए आतिश पूछे, ठीक है, ये तो पद हो गए। अब बात करते हैं मुगल काल के प्रशासन के बारे में। भाई मुगल काल का प्रशासन जो है प्रांतीय प्रशासन, ये तो मैंने पूरा केंद्र में बताया, बादशाह और उसके आसपास ये सारे लोग आपको मिल जाएंगे। अब नीचे क्या था? तो नीचे अगर आप देखोगे तो मुगल राज्य को मैंने आपको बताया था सूबे में बांटा गया था। सूबा मतलब थोड़ी देर पहले बोला था राज्य, प्रांत, या अंग्रेजी में कहूं तो स्टेट। आ रहा है समझ में? क्लियर? तो ये जो मुगल प्रांत थे, सबसे पहले प्रांतीय प्रशासन के लिए अकबर के द्वारा आधार प्रस्तुत करते हुए 12 सूबों की स्थापना की। तो अकबर के समय में शुरुआत में ऐसे 12 सूबे हुआ करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बरार आ गया, खानदेश आ गया, अहमदनगर आ गया, तो सूबों की संख्या हो गई 15। 15 से बढ़ते बढ़ते 18 और फिर 20 हो गई, ठीक है। गोलकुंडा और बीजापुर जब आया तो औरंगजेब के शासन काल तक सूबों की संख्या 20 हो गई, कहीं कहीं पर 21 भी मिल जाएगा आपको। तो 20 सूबे कम नहीं होते, बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा माना जाएगा राज्य अगर 20 प्रांत है, 20 सूबे हैं उसके अंदर। आज भी हमारे, आपको पता है, कई जगह सूबा शब्द का उपयोग करते हैं, रिपोर्टर भी करते हैं, पत्रकार करते हैं, न्यूज में करते हैं। सूबे की सरकार, सूबा मतलब प्रांत, राज्य, ठीक है। तो ये 20 हो गए थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रांतों का शासन कैसे चलता था। बादशाह तो कहां पर बैठा हुआ है? बादशाह तो आगरा में बैठा है, दिल्ली में बैठा हुआ है, वो तो पूरे देश का प्रमुख है, राज्य का। सूबे का प्रमुख होता था सूबेदार। सूबेदार के पद को हम वर्तमान के गवर्नर के पद से
गवर्नर मतलब राज्यपाल के पद से जो है क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। राज्यपाल बस ये है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करता है, क्योंकि भारत में उत्तरदायी सरकार है, भारत में आपको पता है संसदीय प्रणाली है, केंद्र राज्य दोनों जगह। तो सूबेदार मतलब गवर्नर, राज्यपाल राज्य का प्रमुख आदमी, इसकी स्वयं की सेना होती थी। अब हर सूबेदार की अपनी सेना हुआ करती थी और वो जो है समय समय पर बादशाह को जब युद्ध लड़ता था तो सहायता करता था। साथ ही साथ ये सूबे में कर एकत्रण, न्याय आदि का फैसला भी करता था। तो पूरे प्रांत का, जैसे बादशाह प्रमुख होता है ना पूरे राज्य का, प्रांत का प्रमुख यही था, न्याय करना, कर एकत्रण करने का काम यही। अब दीवान जो है, सूबेदार, यहां भी दीवान हुआ करता था। वहां जैसे दीवान वजारत एक कुल होता है पूरे राज्य के लिए, एक दीवान है, वैसे ही प्रांतों में भी दीवान होते थे। अब प्रांतों में जो दीवान हुआ करते थे वो इसके अधीन नहीं थे, केंद्रीय दीवान के अधीन थे। एक बात तो समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से समझो कि जैसे मुगल काल में केंद्र में एक दीवान का पद मैंने आपको बताया, एक मीर बख्शी का बताया, वहां बादशाह है, बादशाह के एक हाथ राइट हैंड की तरफ दीवान है, लेफ्ट हैंड की तरफ मीर बख्शी है, दो बड़े पद हैं। ऐसा ही राज्य में भी है, सूबेदार प्रमुख है, सूबेदार के एक तरफ दीवान है और एक तरफ बख्शी है। ये दोनों ऊपर वाले इनके बॉस के अंडर में काम करते हैं। दीवान, प्रधान दीवान केंद्रीय दीवान के अंडर में काम कर रहा है, सूबेदार के अंडर में नहीं। वैसे ही मीर बख्शी के अंडर में काम कर रहा है बख्शी, जो स्टेट लेवल पे काम करता है। ठीक है, तो केंद्रीय दीवान के अधीन दीवान काम करता था, जो राज्य के वित्त विभाग का अध्यक्ष था। तो ये एक प्रकार से राज्य का वित्त मंत्री, समझ में आया? ये स्टेट का, राज्य का क्या हो गया, ये राज्य का वित्त मंत्री हो गया। सूबेदार व दीवान सूबे के स्वतंत्र और समान सत्ताधारी होते थे। तो ये सब ठीक है, सूबेदार, दीवान, ये दोनों अलग अलग थे। आगे देखो, सदर, काजी, जैसे वहां भी एक प्रधान न्यायाधीश मैंने आपको बताया था, हेड जो है काजी था, वैसे ही सूबे में सदर और काजी का पद दिया जाता था एक ही व्यक्ति को, और ये भी न्याय का काम करता था। सदर के रूप में प्रजा के नैतिक चरित्र और इस्लाम के कानूनों की देखभाल करता था कि वो उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काजी के रूप में न्याय करता था। अब देखो, दो काम है, सदर और काजी, दो पद हैं, हालांकि एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे। सदर के रूप में वो क्या कर रहा है, सदर के रूप में वो ये देख रहा है कि इस्लामी कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं, जैसे मुहतसिब देखता था। जो काम ऊपर के लेवल पे मुहतसिब कर रहा है वही काम प्रांत में सदर कर रहा है, और काजी का काम था न्याय करना। तो ये पद जैसे हमारा होता है ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ क्या लिखा होता है, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी। ठीक है, कभी आप अपने जिले के कलेक्टर के ऑफिस के आसपास जाइएगा, वैसे तो आप लोगों का ड्रीम है तो आपको सब पता ही होगा, तो वहां क्या लिखा होता है, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी। दो पद हैं पर एक ही आदमी नियुक्त किया गया। कलेक्टर के रूप में वो राजस्व से जुड़े हुए काम करता है, और जिला दंडाधिकारी के रूप में वो कुछ जो है मैजिस्ट्रेट के काम भी करता है, दंडाधिकारी के काम भी करता है। तो वैसे ही सदर और काजी का मामला है, ये आदमी दो काम एक साथ कर रहा है, एक ही व्यक्ति को दोनों पदों पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो वैसे ही कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जैसा। ठीक, सदर के रूप में क्या कर रहा है, प्रजा के नैतिक चरित्र, इस्लामी कानूनों के पालन को देख रहा है, और काजी के तौर पर न्याय कर रहा है। अब प्रांतीय बख्शी, जैसे वहां मीर बख्शी बताया था मैंने आपको, यहां होता है बख्शी। राज्य में वही काम स्टेट लेवल पर कौन कर रहा है, बख्शी, बख्शी और मीर बख्शी। तो बख्शी जो है मीर बख्शी के द्वारा नियुक्त किया जाता था। कौन करता था स्टेट में बख्शी को नियुक्त, मीर बख्शी, जो सूबे में सेना की भर्ती और सेना के संचालन नियंत्रण का काम करता था। जो काम वहां मीर बख्शी कर रहा है वही काम नीचे कौन कर रहा है, बख्शी कर रहा है। फिर आ जाओ कोतवाल, अगला पद है कोतवाल का। कोतवाल जैसे हमारे आज भी जो ना कोतवाली, कोतवाली होती है, तो वैसे कोतवाल हुआ करता था। कोतवाल सूबे की आंतरिक शांति और सुरक्षा, मतलब ये एक प्रकार से
पुलिस हेड हुआ करता था स्टेट का। जैसे हमारे होता है ना डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी क्या करता है बताओ जरा? डीजीपी पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखता है ना। डीजीपी जो काम कर रहा है वही काम यहां पर कौन कर रहा है? कोतवाल। पूरे सूबे, पूरे प्रांत की शांति, मतलब जिसको लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम कर रहा है कोतवाल। ठीक है। अब सूबा मैंने बता दिया आपको, राज्य को सूबे में बांटा, सूबे को बांटा सरकारों में, जिसे आप वर्तमान में जिला कहते हो, डिस्ट्रिक्ट। जैसे आप में से कोई लखनऊ में रहता होगा, कानपुर में रहता होगा, जयपुर में रहता होगा, अलग अलग राज्यों में आप रहते हो तो आपका कोई ना कोई जिला होगा। तो वैसे ही मुगल काल में जिला मतलब सरकार। सरकार, ध्यान रखना, मुगल काल में सरकार क्या, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि मुगल प्रशासन में सरकार का क्या अर्थ है, तो वहां पे गवर्नमेंट मत करके आ जाना। ठीक है, मन में ख्याल आ रहा है कि ये तो सरकार, हमारे यहाँ गवर्नमेंट को बोला जाता है, तो गवर्नमेंट नहीं, जिला, डिस्ट्रिक्ट है ना। एक बार यहां भी लिख देता हूं तो आपको याद रहेगा, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो अब यहां सरकार में आपको मिलेगा फौजदार। एक तो फौजदार, जिले का प्रमुख सैनिक अधिकारी मतलब मीर बख्शी, वहां बख्शी, और उसके नीचे सूबे में, सूबे के नीचे सरकार में फौजदार। इसके अधीन एक सैनिक दल होता था जो जिले की शांति और सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रबंधन देखता था। ठीक है। फिर अगला पद आपको मिलेगा, ये जिला प्रशासन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ बुझा रहा है? सबसे अच्छा तरीका इसको पढ़ने का, याद करने का, वर्तमान के साथ कनेक्ट करो। फिर बार बार कह रहा हूं, अगर आप इसको करंट के साथ कनेक्ट कर पाओगे तो आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। जैसे भारत में एक भारत सरकार है देश स्तर पर, फिर राज्य सरकार है राज्य के लेवल पर, उसके नीचे जिला में आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे प्रशासन काम करता है। जिले का प्रमुख पुलिस अधिकारी एसपी कहलाता है, जिले का प्रमुख जो है प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर कहलाता है, डीएम कहलाता है। ठीक है, अलग अलग पद बने हुए। वैसे ही जिला स्तर पर मुगल काल में कैसा प्रशासन था, तो जिले में, जिले को बोलते थे सरकार, सरकार में मिलता था फौजदार। ऐसे ही आपको मिलेगा अमल गुजार, जिले की माल गुजारी को एकत्रित, मतलब सारा रेवेन्यू जो हुआ करता था, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, जिले के भू राजस्व को कलेक्ट करने का काम किसका था? अमल गुजार। आपको ये नाम इसलिए याद रह जाएगा क्योंकि माल गुजारी शब्द से याद रख सकते हो, माल गुजारी, अमल गुजार। ठीक है। तो ये जिले से, पूरे जिले से किसानों से टैक्स कलेक्ट करता था, भू राजस्व, और इसके अलावा किसानों को ऋण बांटना, तकावी मतलब एडवांस, थोड़ा सा पैसा उधार देना, तकावी ऋण बांटना, वसूलने का अधिकार भी इसको ही था। आय व्यय की मासिक रिपोर्ट ये दरबार में भेजता था, और यही जिले की आय को शाही खजाने में जमा करता था। जितना भी पैसा पूरे जिले से कलेक्ट हो रहा है, उस पैसे को ये क्या करता था? शाही खजाने में ऊपर भेज दिया करता था। उसी पैसे को फिर जो है दीवान शाही खजाने में जमा कर लिया करता था। ठीक है, समझ गए? चलो, फिर बितिकची, अमल गुजार का प्रमुख सहायक जो हुआ करता था उसको बितिकची कहते थे। ये कृषि संबंधी जरूरी कागजात और आंकड़े तैयार करता था। अब सरकार के बाद नीचे क्या है? तो सरकार के बाद मिलेगा परगना। मुगल काल में कई सारे परगनों में, तहसील जिसको बोल सकते हैं, एक जिले को हम तहसील में बांटते हैं ना, वैसे ही मुगल काल में परगना बोलते थे। तो सूबा, सूबे के नीचे सरकार, सरकार के नीचे परगना, परगना मतलब तहसील। तो हर एक सरकार कई परगनों में मतलब तहसीलों में बटी हुई है। इसका प्रमुख अधिकारी होता था शिकदार। कौन होता था? जैसे सूबे में कौन था? सूबेदार, फिर वहां सरकार में मिला फौजदार, वैसे ही परगने का प्रमुख अधिकारी शिकदार। शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। परगने में सुरक्षा और शांति मतलब तहसील में शांति सुरक्षा के लिए जो है यही जिम्मेदार था। इसके साथ काश्तकारों के द्वारा खजाने में जमा करने के लिए लाई गई माल गुजारी की राशि को संभालता था।
अब आपको क्या लगता है, बादशाह जो है, बादशाह पूरे राज्य के एक एक घर में जाके बोलेगा कि लाओ तुम्हारे इस साल का राजस्व दे दो, पैसा वसूल करेगा? नहीं करेगा ना। तो कैसे होगा? बादशाह ने काम दीवान को सौंप दिया। दीवान भी तो एक एक करके पूरे घर घर जाके नहीं वसूलेगा ना, एक एक किसान से, इतना बड़ा राज्य है। तो दीवान ने अपने अंडर क्या कर दिए, हर एक सूबे में एक दीवान बैठा दिया। ठीक है, अब वो दीवान भी तो नहीं जाएगा पूरे के पूरे सूबे में, वो दीवान ने अपने नीचे सरकार में एक अमलगुजार बैठा दिया। और ये जो शिकदार है, ये शिकदार पैसे का कलेक्शन करके, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देगा? अमलगुजार को। अमलगुजार किसको देगा? दीवान को। दीवान किसको देगा? शाही दीवान को या दीवाने वजारत को, ऊपर वाले को। आगे समझ में? ऐसे करके पैसा, जैसे आपको पता है भारत सरकार के, आप जो टैक्स पे कर रहे हो, आप जीएसटी पे करो, इनकम टैक्स पे करो, चाहे कोई भी टैक्स पे करो, ये जाता भारत सरकार के खजाने में है ना। पर भारत सरकार तो आपसे आके नहीं ले रही कि वित्त मंत्री आपको फोन लगा के बोल रहे हैं कि तुमने कल सामान खरीदा था, जीएसटी तो पे ही नहीं किया, या तुम्हारा इस महीने का इनकम टैक्स जल्दी से अकाउंट में जमा करवाओ, वित्त मंत्री का फोन आ रहा है आपके पास। ऐसा नहीं है ना, पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन बना हुआ है ना। पैसा जाता वही है पर नीचे से कलेक्ट करना पड़ता है ना। समझ में आ रहा है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे पैसा वसूल करता है और ये पैसा ऊपर वित्त मंत्रालय तक चला जाता है, भारत की संचित निधि में जाके जमा होता है। तो यहां समझ में आ रहा है आपको क्या क्या मैंने बताया? शिकदार का काम क्या है? जितना भी खजाने में जमा की गई राशि है, जो भी वो लाए हैं जमा करने के लिए, उस राशि को संभालना और आगे पहुंचाना अमलगुजार तक। तो यहाँ शिकदार है। फिर परगने का वित्त अधिकारी था आमिल, ठीक है, और फौतदार परगने का खजांची होता था। तो इस तरीके से ये हो गया परगने का प्रशासन। यहां पर आपको शिकदार मिला, आमिल मिला। अगला है कारकुन, क्लर्क। कारकुन उत्पादन योग्य भूमि, पैदावार, मालगुजारी, वसूली, बकाया आदि कामों का लेखा जोखा ये रखता था। मतलब कितनी भूमि पर उत्पादन हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ यही काम पटवारी करते हैं, आपको पता होगा है ना। आमतौर पर पटवारी के पास में सारा ब्यौरा होता है कि कौन कौन सी भूमि पर पैदावार हो रहा है, कितनी हो रही है, ठीक है, ऐसा काम। तो वो काम कारकुन या क्लर्क का होता था। फिर कानून गो, परगने में पटवारियों का अफसर होता था, तो इनके ऊपर हुआ करता था कानून गो। कानून गो आजकल होता है ना कई जगह राज्य में, एक पद होता है हमारे यहाँ रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, तो वैसे ही था ये, है ना। तो इसके ऊपर ये हुआ करते थे जो परगने की पैदावार, मालगुजारी और उनके कागजों को तैयार रखता था। तो इस तरीके से ये हो गया परगना। परगने के बाद आता था गांव। देखो मुगल प्रशासन के ही नहीं, ध्यान से सुन लो, सारे काल में, प्राचीन से लेके वर्तमान में आधुनिक काल तक आप चले जाओ, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही होती है, ठीक है। तो मुगल काल की सबसे छोटी इकाई भी प्रशासन की गांव थी। पर आपको ध्यान ये रखना है कि गांव स्वायत्त थे, उनका राजा बादशाह से कोई लेना देना नहीं था। मुगल काल में गांव एक स्वायत्त संस्था होती थी, मतलब इनका प्रशासन मुगल अधिकारी नहीं करते। जैसे अभी तक हमने जो बताया वो सारे अधिकारी मुगल अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति वगैरह करने का काम मुगल करते थे। गांव वाली बात जहां तक आती है, गांव पूरी तरीके से स्वायत्त हुआ करते थे और गांव का प्रशासन गांव के ही लोग चलाते थे, ठीक है। यहाँ आपको खुद मुकद्दम, चौधरी जैसे कुछ अधिकारी मिलेंगे जो गांव के लेवल पर सारा काम देखते थे। आ गया समझ में? तो ये मैंने आपको क्या बताया, मुगल काल में गांव का प्रशासन जो है वो कैसे चलता था। ग्राम प्रधान की सहायता के लिए एक पटवारी हुआ करता था, यहाँ गांव का एक प्रधान हुआ करता था, मुखिया बोलो, सरपंच बोलो, कुछ भी बोलो, है ना। आजकल तो बड़ा चल भी रहा है वेब सीरीज में प्रधान जी। तो वैसे ही गांव का एक मुखिया प्रधान होता था और वो मुगल दरबार से स्वायत्त होता था। उसकी नियुक्ति मुगल नहीं करते थे, है ना, वो गांव के ही लोग तय करके किसी को प्रधान बनाते थे और वो गांव का प्रशासन चलाता। उसके ऊपर चाहे आप परगने में चले जाओ, सरकार में चले जाओ, सूबे में चले जाओ, उनकी नियुक्ति जो है वो मुगलों के द्वारा होती थी, वो मुगल अधिकारी थे। आ रहा है समझ में?
क्लियर हुआ? तो ये जो मैंने आपको बताया है ये मुगल प्रशासन है। और फिर एक बार बता रहा हूं, मुगल प्रशासन का पूरा के पूरा मामला कहां से शुरू होता है? सबसे नीचे है गांव, जो स्वायत्त है। गांव के ऊपर क्या है? गांव के ऊपर परगना है। कई गांवों से एक परगना या तहसील बनती है। कई परगना से एक सरकार बनता है, सरकार जिसको जिला बोलेंगे मुगल काल का। और सरकार के ऊपर आता है सूबा। सूबे का मतलब होता है प्रांत, और उसके ऊपर आता है पूरा राज्य। अभी कोई दिक्कत तो नहीं? यहां बादशाह है, यहाँ सूबेदार है, यहाँ फौजदार है, अमल गुजार, मैंने बताया ना आपको। ऐसे हर एक स्तर पर अधिकारी है, हर एक स्तर पर प्रशासन चलाया जाता है। कोई कानून व्यवस्था देख रहा है, कोई न्याय का काम देख रहा है, कोई जो है सुरक्षा देख रहा है, कोई वित्त संबंधी काम देख रहा है। ठीक, ये हो गया गांव का प्रशासन। ग्राम प्रशासन परगने के अंतर्गत जो है शामिल गांवों को मावदा या दीह कहा जाता था, और इसके अंतर्गत शामिल छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। अब प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो फिर से एक बार देखोगे तो यहाँ पर आपको सारे मुगल काल के अधिकारियों के बारे में एक बार अच्छे से समझा देता हूं। सबसे ऊपर देखो कौन कौन है। केंद्रीय प्रशासन में आपको कुछ पद दिखाई दे रहे होंगे। वकील ए मुतलक, जो मैंने आपको बताया था, इस पद पर बैरम खान ने काफी समय काम किया। बाद में अकबर ने इस पद का महत्व पूरा खत्म कर दिया, है ना। वकील ए मुतलक के बाद में आता है दीवान या वजीर, है ना। इस पद पर दीवान वजारत कुल भी कहते हैं। टोडरमल जैसा व्यक्ति इस पद पर आपको दिखाई देता है। असद खां जैसा व्यक्ति दिखाई देता है। फिर अगला पद मैंने बताया था मीर बख्शी, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, सुप्रीम लीडर जो है वो मीर बख्शी था। मनसबदारों की नियुक्ति से लेके वेतन निर्धारण करना, सारा देखरेख इसका काम। प्रधान काजी, ठीक है, न्याय के मामले में राजा के बाद दूसरे नंबर पर आता है। फिर इसके बाद मुहतसिब, जो कि धार्मिक रूप से देखता है कि इस्लामिक कानूनों के अनुसार जो है शासन में लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं उनका, है ना, और आचार उनकी सारी चीजों को देखने का काम करता था। सद्र उस सद्र, जो धार्मिक मामले का प्रबंधक था, है ना, सारा धार्मिक मामले, दान दक्षिणा सब इसके हाथ में थी। मीर समा, जो कि शाही महल, हरम, रसोई आदि से जुड़े हुए, जैसे शक्कर खत्म हो गई है, चीनी कौन लाएगा, तो वो सब ये देखेगा, है ना। कोई भी भंडार गृह में दाल चावल अनाज का जो है बना रहे सारा मामला, है ना। डेली उपयोग की जो चीजें हैं, है ना, वो सारी जो है सामान उपलब्ध कराना। और बात करते हैं प्रांतों में, जैसे राज्य में था पूरे केंद्रीय प्रशासन, वैसे ही मुगल काल में मैंने आपको बताया राज्य के स्तर पर भी प्रशासन था, जिसको बोलते थे सूबा। तो सूबे का प्रमुख हो गया सूबेदार, ठीक है, सूबेदार, सूबेदार सिपह सलार। फिर सदर और काजी, एक ही व्यक्ति को दोनों पद पर नियुक्त किया जाता था। सदर नैतिक चरित्र से जुड़ा हुआ मामला देखता था, और वही व्यक्ति काजी के तौर पर न्याय भी करता था। प्रांतीय बख्शी, सूबे की सेना की देखभाल, जो कि मीर बख्शी के अंडर में काम करता था और प्रांतीय लेवल पर सेना की देखरेख करता था। कोतवाल, सूबे की आंतरिक सुरक्षा, शांति और व्यवस्था को देखता था, जो मैंने आपको बताया जैसे डीजीपी का पद होता है भारत में, ये राज्यों में डीजीपी के पद के जैसा है कोतवाल का पद। इसके बाद में दीवान, बताया मैंने आपको राज्य में दीवान भी होता है, जो प्रधान दीवान के अंडर में काम करता है। फौजदार, जिला स्तर पर आपको मिलेगा फौजदार, जिले को क्या बोलते हैं, सरकार, है ना। तो यहाँ मुख्य सैन्य अधिकारी जो है सरकार का, वो कहलाता है फौजदार। अमल गुजार, जिले में राजस्व का प्रमुख अधिकारी अमल गुजार कहलाता है। बितिकची अमल गुजार का सहायक है। परगने का प्रशासन, परगने का प्रमुख हो गया शिकदार, है ना। जैसे वहां कोतवाल था, वैसे यहाँ कौन है, शिकदार, शांति और सुरक्षा का देखने वाला। आमिल, परगने का वित्त अधिकारी। फौतदार, खजांची, परगने का। कारकुन, क्लर्क हो गया, ठीक है, मतलब पटवारी। और कानून गो, जो पटवारियों का प्रमुख हुआ करता था। ये हो गया आपका अगला। अब गांव में कौन है, गांव में खुद मुकद्दम चौधरी है, पटवारी है, जो गांव के प्रधान की सहायता करते हैं। तो ग्राम प्रधान को खुद बोलते हैं, मुकद्दम बोलेंगे, चौधरी बोलेंगे। जैसे कई जगह बोलते हैं चौधरी जी, गांव के प्रमुख या मुखिया को चौधरी भी बोलते हैं। जैसे कई सारे लोग वैसे बोलते हैं ना, तो कहीं का चौधरी है क्या, तो वैसा मतलब वही है।
कि वो कोई मुखिया है क्या कहीं का, तो वो ग्राम का प्रधान खुद मुकद्दम या चौधरी के नाम से जाना जाता था। और ये ग्रामीण प्रशासन पूरा स्वायत्त था, ठीक है, स्वतंत्र हुआ करता था केंद्रीय प्रशासन से। ठीक है, आ रहा है समझ में? इज दैट क्लियर? देखो, मुगल प्रशासन आपको बहुत कम लोग होंगे जो कि यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, वरना आम तौर पर मुगल प्रशासन नहीं पढ़ाते लोग, सिर्फ मुगल काल के राजाओं बादशाहों के बारे में बताते हैं, फैक्चुअली बताते हैं। और फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चे जो है बेचारे फिर इधर उधर देख रहे होते हैं, बगले झांक रहे होते हैं, या फिर कंफ्यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं किसी ने ठीक से। मैं आपको यहाँ पर ये चीज बता रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो समझो इसका मतलब, महत्व समझो, है ना, वरना बाद में फिर वही होगा जो सब लोग के साथ हो रहा है, पछतावा कि काश पढ़ लिए होते। सभी को समझ में आ गया? चलो, तो ये हो गया प्रशासन, मुगल प्रशासन, जो मैंने आपसे कहा था, और मैंने आपको ये बता भी दिया है पूरा के पूरा मुगल प्रशासन। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और जिसको भी सेशन अच्छा लगे प्लीज सेशन को लाइक करो, ठीक है, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर सकते हो आप। अभी भी जिन बच्चों ने नहीं किया है लाइक, तो मैं याद दिला दूं एक बार फिर से, प्लीज सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को हैप्पी वैली एकेडमी राइज को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, हैप्पी वैली एकेडमी आपका स्वागत करता है। 1 साल 2 साल और 3 साल तक का आप जीएस का, ऑप्शनल का या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और हमारी टीम के साथ तैयारी कर सकते हैं। 50% का डिस्काउंट इस समय आपको मिल रहा है, ठीक है। 50% का डिस्काउंट बहुत होता है, आधी फीस, और उसमें भी ईएमआई का ऑप्शन, किश्त का ऑप्शन अवेलेबल है। तो सभी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं 2025, 26, 27 के लिए, तो बढ़िया ऑप्शन है। मात्र 12,999 में आपको मिल जाएगा एडमिशन यूपीएससी का 1 साल का हैप्पी वैली एकेडमी पर। इसके लिए आपको हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, और वहां आपके लिए बहुत कुछ है, क्विजेज है डेली, पीवाईक्यूज हैं, पुराने पेपर्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, नोट्स हैं, पेड बैचेज हैं, सब कुछ आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारी टीम से, ठीक। और जरूर कमेंट में फीडबैक दें जब सेशन खत्म हो जाए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देंगे कि आपको सेशन कैसा लगा, है ना। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।